हाँ जी, हो गया शेयर। यहाँ से तो हो गया आई थिंक। यस सर, महबूब सेशन लाइव हो गया। थैंक यू सो मच। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उबैदुर रहमान, योर ट्रेनर फॉर दिस कोर्स। मेरे साथ सर नजमी हसन है, वो को अस्सलाम ट्रेनर वालेकुम है। एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। इसके अलावा आ, सर जी जी। महबूब सर महबूब हमारे साथ होंगे और सर उमर जमाल होंगे जो इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स, आई वुड लाइक एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बाकियों को भी मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? नहीं सर, आपकी नहीं, आवाज़ आपकी ठीक आ रही आवाज है। क्लियर है। मैडम, आप अपना इंटरनेट चेक करें। जी मैम, आप एक दफ़ा चेक कर लें प्लीज़। ओके आप सर। नेट इशू हो सकता है। आ, ऑल राइट। ठीक है सो सर। बिफोर वी सर स्टार्ट, बैठ। ओके। आई वुड लाइक टू इनवाइट सर नजमी हसन कि वो हमें आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके। सो फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आईकोड गुरु, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है फ्री में। देन आईकोड गुरु का मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी, हाई टेक स्किल्स, इंटरनेशनल मेंटोर्स। मिशन ये जो है, ये एम्प्लॉयबिलिटी का, हाई टेक स्किल्स का और इंटरनेशनल मेंटोर्स का, ये हमें 100% फ्री में जो है वो प्रोविजन हो रही है इसकी। एंड नेक्स्ट, अगर हम फोकस की बात करते हैं कि आईकॉड गुरु वर्क कैसे करता है और ये चीज़ें जो ये मिशन फुलफिल कैसे होता है, तो उसके लिए ये है कि वर्क कैसे कर रहा है आईकॉड गुरु। जो है, मल्टीपल सेशंस होते हैं आईकॉड गुरु पे वीक में, 5 वीक्स अ डे, जो कि वर्किंग डेज होते हैं। उनमें मल्टीपल सेशंस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ आयल्स के और डीएसए के एंड मशीन लर्निंग के जो हैं वो हम अच्छा, मेरी आवाज़ तो सबको क्लियर है ना? यस सर, आपकी आवाज़ मुझे तो क्लियर आ रही है, बाकियों का आई कैन नॉट कंफर्म। सर महबूब क्लियर आ रही। कंफर्म। ओके। जी जी, सही आ रही है आवाज़। ओके। सो मल्टीपल सेशंस होते हैं वीकडेज में, और वीकेंड पे हमारे पास जो है वेबिनार्स भी होते हैं और जो है वीकली वर्कशॉप होते हैं। इसमें हमारे पास जो है, जैसे कि लिखा है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। सो मैं इसमें ये चीज़ जो है ऐड कर दूं कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है आईकोड गुरु पे। आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जो है, आपको जो इंटरेस्टेड लैंग्वेज लगती है आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसमें आप डीएस से लीड कोड वगैरह कर सकते हैं। देन आइल्स और जीआरई जो है वो बिल्कुल फ्री कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह डीएसए, लीड कोड, इंटरव्यू प्रॉब्लम जो है, जो कि मेन फोकस जो है आईकोड गुरु का वो फैंग कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट है। जो कि हमारे पास हम आपस में कोलैबोरेट कर, कुछ सीनियर हमारे साथ कोलैबोरेट करके तो हम इसके ऊपर काम करते हैं, इस एम के ऊपर, इस मिशन के ऊपर। देन हमारे पास जो है स्पेशली आईकोड गुरु पे जो फोकस काम है वो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस का है। और हमारे पास मल्टीपल जो है, हम मंथली हैकाथॉन्स होते हैं जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे बेस्ड मतलब होते हैं। और उसमें जो है बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और और उन हैकाथॉन्स में आपकी पूरी पूरी मदद जो है वो आईकोड गुरु से आपको मिलती है। और जो है हमारे सारे सेशंस, जिस तरह ये भी सेशन है, और सारे सेशंस लाइव अवेलेबल, लाइव भी होते हैं और रिकॉर्डिंग्स भी इनकी जो है वो अवेलेबल होती है फेसबुक पे। सो नेक्स्ट हम अगर देखें तो आईकोड गुरु की अचीवमेंट्स क्या हैं, तो हम अचीवमेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास 600+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इन हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स। मल्टीपल टीम्स जो हैं आईकोड गुरु पे काफ़ी हैकाथॉन्स जो हैं वो विन कर चुके हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं 600+ अवार्ड्स हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। अच्छा, यूएसए की तरफ ज़्यादा फोकस होता है बिकॉज यहाँ पे जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की जो
कह सकते हैं कि तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए जो है वो iCode गुरु आपको पूरी हेल्प कर सकता है। आर 38 टीम्स सॉल्व। अच्छा, हमारे पास जो है पजल डी हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारे पास 38 टीम्स जो हैं वो इन्वॉल्व थी, और नहीं सॉरी 38 टीम्स जो हैं उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 पजल्स जो हैं वो सॉल्व किए। टीम्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, बट काफ़ी टीम्स में से उन्होंने मतलब अच्छा स्कोर लिया, और पाकिस्तान जो था वो अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड था। सो 72 मेंटोर सेलेक्टेड एट कोड इन प्लेस। अच्छा, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो आई थिंक एवरी ईयर जो है वो एक प्रोग्राम जो है चलता है कोड इन प्लेस, जो कि बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम है। एंड इसमें जो है 72 मेंटोर्स फ्रॉम आई कोड गुरु जो है वो सेलेक्ट हुए थे एज मेंटोर्स। 301 students from iCode Guru participated in Google Code Jam. So ये Google Code Jam 2023 में जो है हमारे पास 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो चले थे। 3 interns went to इतिहाद एविएशन ग्रुप, जो कि दुबई का एक मतलब ग्रुप है। उसमें जो है iCode गुरु से 3 interns जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे, और वो वहाँ पे इंटर्नशिप मुकम्मल कर चुके हैं। देन हमारे पास क्या आता है कि फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का जो एक हमारे पास जो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं, वो हमारे पास आते हैं कि हमारे पास लोकल यूनिवर्सिटीज से यूएसए में काफ़ी जो है स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए एज मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्कॉलरशिप होल्डर प्रोफाइल्स, CGPA रेंज जो है वो बीच में 3.1 to 3.8 वाले जो हैं वो इंक्लूडेड थे इन कैंडिडेट्स में। एंड आइल्स रेंज जो है वो मींस के जो आइल्स का बैंड स्कोर है वो 6.5 to 7.5 वाले सेलेक्ट हुए हैं। हायर बैंड्स इज़ रियली गुड, बट आप देख सकते हैं कि 6.5 वाले भी जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं आइल्स के रेंज। देन हमारे पास पब्लिकेशन ज़ीरो है, मींस के नो पब्लिकेशंस। नो GRE रिक्वायर्ड। स्टडी गैप 1 to 15 years के जो गैप में स्टडी के गैप में रहे हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं एज मास्टर्स एंड PhD कैंडिडेट्स। एंड 100% फ्री 100% फी वेवर मींस के जो है हमें अपना कोई जो बैंक स्टेटमेंट है वो इनको नहीं शो करनी पड़ी। स्कॉलरशिप्स के जो आप देख सकते हैं कि पर मंथ आपको कितना इसमें मतलब 1100 एंड समटाइम्स 2000 $3000 पर मंथ आपको जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। देन वही बैंक स्टेटमेंट वाली बात आ जाती है, तो ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो इतनी अच्छी हो जाएगी iCode गुरु के साथ रहते हुए कि आपको आपकी सिलेक्शन इजी हो जाएगी। देन थैंक यू वेरी मच। सो सर उबैद, एनीथिंग एल्स? यस, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहिए iCode गुरु को तो ये हमारे पास लिंक है icode.guru/join। यहाँ पे जाके आप साइन अप करेंगे और उसके बाद आपने अपने ईमेल को लाजमी देखना है। आपको उसके अंदर सारी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आप स्लैक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो स्लैक के थ्रू होती है। दैट्स ऑल। बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। एक सेकेंड सर, आप स्क्रीन शेयरिंग कैंसिल करेंगे तो जी जी, मैं कर रहा हूँ। आप स्टॉप कर दें। सर मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। Okay. First of all, I would like to welcome you all to our this new course of 1 p.m. IELTS Prep for Fully Funded Scholarship, and welcome on board.
तो सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिले बात करते हैं आइल्स टेस्ट के फॉर्मेट की। उससे पहले ही मुझे एक स्लाइड ऐड करनी चाहिए थी कि आइल्स होता क्या है और ये हम क्यों कर रहे हैं। बट आई गेस कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि आइल्स क्या होता है। मैं फिर भी इसका ट्राई करता हूँ कि 1 मिनट में जितने इसके बारे में बता सकूँ कि आइल्स क्या है। आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस। सर्विस भी कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं इसको, लेकिन मोस्ट जो बेटर सिस्टम ही का वर्ड यूज़ होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अलग से जो 1970s एंड 80s से काम कर रही है और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है कंडक्ट करती है। अब जो आइल्स के जो टेस्ट होते हैं वो आइल्स खुद कंडक्ट नहीं करते, इनकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है आईटीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल्स, वो ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। और उसके अलावा जो टेस्ट का सिलेबस वगैरह है और जो हेल्पिंग मटेरियल है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस प्रोवाइड करते हैं। और आइल्स जो है ये आगे मैं बताऊंगा डिटेल में कि इसकी क्या वैल्यू है जब और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप में हम इसको पहली सीढ़ी क्यों कंसिडर करते हैं कि जब भी आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात आती है तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि आर यू डन विद योर आइल्स, आपका आइल्स का क्या स्कोर है। इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद बात कर देते हैं टेस्ट फॉर्मेट की। तो हमारे पास आइल्स के दो हमारे पास फॉर्मेट होते हैं। सर नजमी मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं है? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके सर नजमी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, हमारे पास इसमें दो स्ट्रीम्स हैं। एक इसमें हमारे पास आता है आइल्स जनरल ट्रेनिंग और दूसरा होता है आइल्स एकेडमिक। ठीक है। तो इसके अलावा भी एक और होता है यूकेवीआई का भी, उसके अलावा मुझे बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो जिससे हम जिससे हम कंसर्न है वो हमारा है आइल्स एकेडमिक। तो आइल्स का जो बेसिक फॉर्मेट है इसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। टेस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट 2.5 आवर और मे बी आप कह लें कि 2.5 आवर का होता है। उसके बाद स्पीकिंग टेस्ट जो होता है वो उसी टाइम हो जाता है समटाइम्स, बट मोस्टली ये होता है कि 1-2 घंटे के बाद आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है। तो वो 11 to 14 मिनट्स का होता है। तो आप कह लें कि राउंड अबाउट आपका 2 hours and 50 या 3 hours का ये टेस्ट होता है। तो लिसनिंग, लिसनिंग में जो है वो भी लिसनिंग रीडिंग में जो है वो टोटल दोनों में 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। और लिसनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, रीडिंग में आपको 60 मिनट्स होते हैं। आपने 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आंसर करना होता है। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में आपने 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना, ऐसे नहीं मतलब जो आपको डायग्राम दी होती है उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है, उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। एंड उसके बाद राइटिंग टास्क 2 में आपने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे आपको आ सकते हैं: एग्री, डिग्री, डिसएग्री, ऐसे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टू टाइप क्वेश्चन और डबल मिक्स टाइप क्वेश्चन। वो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। उसके बाद स्पीकिंग में ना हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में आपसे वो पूछते हैं कि आपको एक क्यू कार्ड दिखाया जाता है स्क्रीन पे और उसके बारे में आपने 2 मिनट तक बोलना होता है। और उसके बाद पार्ट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें जनरल जो है कुछ किसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई एकेडमिक की। तो जनरल ट्रेनिंग जो होता है ये अगर आपने किसी प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह के लिए आप जा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से होता है। बाकी सारा कुछ फॉर्मेट ये सेम ही होता है। बस आई गेस रीडिंग में जो है वो सॉरी राइटिंग में पार्ट 1 में आपने ना लेटर राइटिंग करनी होती है। तो थोड़ा बहुत बाकी बाकी चीज़ों में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि दोनों तकरीबन सेम ही है। तो ये है कि जब हम क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं और हमारा टारगेट भी यही है तो हम फोकस रहेंगे हाइट्स एकेडमिक की तरफ। ऑलराइट। तो यही सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की भी है कि लिसनिंग, एक सेकेंड, ओके। तो लिसनिंग में हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं और 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस में तकरीबन ये होते हैं कि हर सेक्शन में ना 10-10 क्वेश्चंस होते हैं। और एमसीक्यूज भी, एमसीक्यू टाइप्स भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं और हेडिंग और डिफरेंट। अब ये हम आज का हमारा टॉपिक भी जो है लिसनिंग ही है, इसको हम थोड़ी देर बाद इसको डिटेल से देख लेंगे क्वेश्चन टाइप्स को। तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। अगर वो ठीक हो जाए तो आपको 1 मार्क मिल जाता है और नहीं तो गलत हो जाए तो आपको कोई मार्क नहीं मिलता। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, ओवरऑल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। रीडिंग में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं
ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लिसनिंग 30 मिनट्स की होती है, रीडिंग जो है वो 60 मिनट्स की होती है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, 13 13। हाँ, ईच सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन के सेम 1 मार्क्स होते हैं। अच्छा, आइल्स का जो ये है ना कि जो भी सेक्शन आपका स्टार्ट है ना, शुरू का जो पार्ट होगा वो थोड़ा इजी होगा, और जैसे जैसे आप एंड वाले पार्ट तक जाते जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। सेम एज जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, उसमें स्टार्ट हम फिल इन द ब्लैंक से करते हैं, फिर इजी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर, और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस डेफिनेटली थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इसी तरह आइल्स में भी ऐसा ही है कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग के थोड़े से इजी होते हैं, और थोड़ा विद पैसेज ऑफ पार्ट्स डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। राइटिंग में हमारे पास वही फिर 60 मिनट्स होते हैं, और हमारे पास 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 में हमने 150 वर्ड्स के अंदर एक डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होती है, जो हमें पैराग्राफ कोई एक फिगर दी जाती है, उसमें चार्ट्स भी हो सकते हैं और प्रोसेस डायग्राम्स हो सकती हैं, तो उनको हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है, उसकी मेन डिटेल्स को ब्रीफली लिखना होता है। 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स के दरमियान प्रेफर किया जाता है। और जो राइटिंग टास्क 2 है वो प्रेफर किया जाता है कि वो 250 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स के दरमियान हो। इसके अलावा फिर जो स्पीकिंग पार्ट होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, और मोस्टली क्योंकि पाकिस्तान में तो उनके एग्जामिनर्स नहीं होते, तो मोस्टली जो ये होता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कोई फॉरेनर ही होता है, ब्रिटिश पर्सन होता है, या वो मेल मेल होते हैं या फीमेल होती हैं। वो आपका उनके साथ ऑनलाइन एक जूम मीटिंग के थ्रू आपका एक होता है सेशन। उसमें आपने ना, वो आपसे कुछ एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो कंडक्ट, आपका एग्जाम वैसे कंडक्ट होता है। ओके। तो ऑलराइट। अच्छा, तो बात कर लेते हैं कि आइल्स, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, लाइक थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस टेस्ट भी किए हो, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके तो आप आराम से 9 बैंड ले लेंगे और इस तरह कुछ। लेकिन ये है कि जब आप टेस्ट देते हैं तो आप जो है वो आपका जो तो मार्क्स जो है वो 5 बैंड और 6 बैंड के अराउंड आते हैं। तो व्हाट इज दैट थिंग विच मेक आइल्स डिफिकल्ट? तो ये मैंने स्लाइड जो है स्लैक पे भी शेयर कर दिया, आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चेक कीजिएगा। दिस वीडियो बाय क्रिस, ही रन्स अ यूट्यूब चैनल आइल्स एडवांटेज, और काफ़ी फेमस भी है, और जो ये गाइड्स प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल लेजिट गाइड्स होती हैं। और अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट, राइट? तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में एड्स किस दिखा रहा है कि वो एक ऐसी ब्रिज पे चल रहा है जिसमें ना वो पानी फ्लो कर रहा है, और हर स्टेप पे ना एक ट्रैप है, इसको हम कहते हैं ना कि, एक सेकेंड। हाँ, अब आप देखें ना कि हमने अपना हर कदम अगला बढ़ाने से पहले बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ना है, अदरवाइज चांस ये है कि हम उसमें गिर के मतलब पानी में बह सकते हैं और कपड़े खराब हो सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी यही होता है आइल्स में कि बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हैं। लिसनिंग में आपको ना, आपने एक आंसर जो है सिलेक्ट करना है, तो वो वो बात करेगा पहले कि I will go to the shop at 5 p.m. But I think that time will be there will be sun outside, so I prefer to go in the later in the night at 9 p.m. तो देखिए, अब उसने आपको ट्रैप किया। पहले उसने कहा कि मैं 5 बजे चला जाऊंगा, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो 9 बजे जाऊंगा। तो अगर आप ट्रैप में फंस गए और आपने 5 p.m. लगा दिया, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने तो बाद में बात कही है कि 9 p.m. तो इस तरीके के ट्रैप, इसी तरह रीडिंग में ट्रैप्स ये होते हैं कि आपको ना रीडिंग में ट्रैप्स इस तरीके से आते हैं कि इसी तरह ना आपको रीडिंग में भी ट्रैप मिलेंगे, और राइटिंग में भी आपको समटाइम्स ट्रैप मिलेंगे कि, और सर जी सॉरी सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। रीडिंग में भी जो ट्रैप्स होते हैं ना, वो यही कंफ्यूजन हो क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो एमसीक्यूज या क्वेश्चन टाइप होगा वो एक्चुअली में उसमें कोई दो ऑप्शंस आपस में जो है ना कर रहे होंगे आपको यस, कंफ्यूज, एग्जैक्टली सर। और आप जो है ना काफी उस वक्त परेशान हो सकते हैं। लेकिन उसका यही है कि वो फिर भी उसमें से कोई एक ऑप्शन बहुत गलत होगा, और वो जो है रीडिंग पैसेज में कहीं ना कहीं उसका छुपा हुआ आंसर होगा। वो थोड़ा एक दो तीन दफा रीड करने पे ना फिर वो आपको क्लियर हो जाता है। सो राइट। ट्रैप्स अच्छा। इसी तरह, हाँ। यस सर, थैंक यू सो मच सर नजमी। मैं थोड़ा सा वो भूल गया था। अच्छा हाँ, इसमें ये होता है ना कि जो रीडिंग में जब आपको ना आंसर दिए हुए होते हैं ना, तो वो पैराफ्रेज किए हुए होते हैं।
अच्छा, अब आप आंसर सर लिखा आपको ना आपने पैसेज में रीड किया, आपको पता चल गया कि ना अ, अब आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है फीलिंग। बट आप जब देखेंगे एमसीक्यूज के आंसर्स में कि फीलिंग कहाँ पे लिखा है, तो फीलिंग का वर्ड नहीं लिखा होगा। फीलिंग का जो नियरेस्ट मीनिंग बन रहा होगा सेंसेशन लिखा हुआ हो सकता है, या कुछ और इस तरीके से ना। तो एक इस तरीके का, तो इस तरीके के काफी ट्रैप्स होते हैं। हम ट्रैप्स पे डिटेल में ना जब हम टॉपिक्स पे जाएंगे तो वो हम उसको तब और डिटेल में देखेंगे। तो मेन चीज ये है कि ये दिस इज द थिंग विच मेक्स आइट डिफिकल्ट, अदरवाइज आइट्स इज नॉट डिफिकल्ट। आइट सिंपल इंग्लिश है, और हमारे लिए तो एज ए पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट पीपल हमारे लिए इंग्लिश ज़्यादा एक इजी, इस वजह से हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम तो मतलब बचपन से ही जब से हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो इंग्लिश में हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिन जिन कंट्रीज में जो है वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है और उनकी जो एजुकेशन है वो सारी अपनी लैंग्वेज में होती है, तो उन लोगों के लिए आइल्स जैसे टेस्ट जो है वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो हम तो ये है कि एक काफ़ी टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि हमने कितना फोकस किया है ड्यूरिंग द स्टडीज और हमारे इंग्लिश का क्या लेवल है। लेकिन ये है कि वट एवर योर इंग्लिश लेवल इज, आपने डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि ये है कि आपको मे बी बाकी लोगों से 1-2 महीने ज़्यादा लग जाए, बट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 महीने लग सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, और मिनिमम टाइम ये है कि 1 महीने में भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। और आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि विदाउट, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, तो तब तक आपने एग्जाम अपना बुक नहीं करना। लोग समटाइम्स ये करते हैं कि डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं डिफरेंट, तो वो बुक कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब मुझे जो एक चैलेंज रहेगा कि मैं जो है इतने टाइम में मैंने इसकी तैयारी करनी है। तो दिस इज नॉट द केस विद द आइल्स। आइल्स इज अ डिफरेंट थिंग। और जब आपको लगे कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तब आप बुक करें, 20 दिन के पहले आप बुक कर लें। ब्रिटिश काउंसिल से बुक करते हैं तो वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो फिर उनका एक प्रीमियम मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ना इसमें आइल्स की ना जो सिलेबस है वो इसकी कैम्ब्रिज की तरफ से बुक्स प्रोवाइडेड है। मैंने उनका लिंक जो है वो स्लैक चैनल में पिन किया है, 18 बुक्स हैं। तो उसके अंदर सारा मॉक टेस्ट गिवन है कि किस तरीके के टेस्ट जो आते हैं आइल्स में, और आपको किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ जो है, हाँ, तो ये चीज़ जो है वो ब्रिटिश काउंसिल जो है वो फिर उसके अलावा अलग से मटेरियल प्रोवाइड करता है कैम्ब्रिज बुक्स के अलावा। तो उससे आपकी जो 20 दिन पहले अगर आप उनको देखेंगे ना, तो वो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। पेपर फिर ये है कि थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है। तो जब आप एक मुश्किल चीज़ पे तैयारी करके जब आप जाते हैं, तो आपकी जो हायर बैंड लेने की चांसेस होते हैं। तो एक स्लाइड मैंने इसमें मिस कर दी है कि बैंड्स डिस्क्रिप्टर्स के आइल्स की बैंड का क्या मतलब होता है। इंशाल्लाह वो हम कल देख लेंगे। फर्दर बात करते हैं कि अच्छा, अब ये मैंने सारी चीज़ बताई कि इसमें ट्रैप्स हैं और ये इस तरीके से डिफिकल्ट है। तो बात तो ये है कि इट्स अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें इस तरीके से डिफिकल्ट इसको क्यों बनाया गया? तो ये इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इट इज़ डिज़ाइन इन अ वे दैट इट आल्सो टेस्ट योर डिफरेंट स्किल्स एंड योर स्किल लेवल। तो ये ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है, बट आपकी स्किल्स को टेस्ट करता है कि आप कितनी अच्छी, आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आपकी रीडिंग स्किल कैसा है, लिस्टिंग आपका स्किल कैसा है, स्पीकिंग स्किल कैसा है। तो जो ह्यूमंस थे, लाइक अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने जो एक अच्छा लाइक जो इवोल्यूशन के थ्रू जो उन्होंने चीज़ बनाई, उन्होंने लैंग्वेज क्रिएट की। लाइक लैंग्वेज जो है वो हमारे इनेट, जब हमारे पैदाइश के साथ तो हमारे साथ नहीं है ना ये चीज़, विद एवेल्यूशन इंसानों ने क्रिएट की और डिफरेंट लैंग्वेजेस आज एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद फिर लैंग्वेज तो बन गई। अब उस लैंग्वेज पे अबूर कितना है, उस लैंग्वेज को आप कितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है ना आइल्स पता लगाती है कि जी इस बंदे का स्किल लेवल क्या है। सिमिलरली जिस तरीके से हम बात करें कि एक गाड़ी का मैकेनिक है, तो उसका अगर हमने टेस्ट लेना है कि यार वो कितना अच्छा गाड़ी का मैकेनिक है, तो हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम उसके पास लेके जाते हैं, और अगर वो विद इन फ्यू टाइम्स हमारा मसला ठीक कर दे, तो हम कहते हैं हाँ यार ये बंदा जो है ना इसको तो बड़ा काम आता है। लेकिन एक बंदा जो है हमारे गाड़ी लेके गए भी, सर आप कल आ जाएं मैं ना तब तक ठीक कर लूंगा, तो फिर तो हमें यही होगा ना कि यार इस बंदे को काम नहीं आता। तो आयल्स जो है ना ये चीज़ चेक करता है कि यार इट्स नॉट जस्ट सिर्फ कि आपकी वो इंग्लिश चेक कर रहा है, वो आपकी ये स्किल लेवल भी चेक कर रहा है कि आप कितना अच्छा लिसन करते हैं, आप
कितना एक टेक्स्ट से कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं थ्रू लिसनिंग, थ्रू रीडिंग एंड थ्रू राइटिंग। एंड ऑल्सो आप कितना अच्छा जो है इस लैंग्वेज को यूज़ करके लोगों तक अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू स्पीकिंग। अच्छा, तो अब ये सारी डिफिकल्टी और ये सारा कुछ जो अब आइल्स इतनी सारी चीज़ें चेक करता है, तो दिस थिंग्स मेक आइल्स वेरी पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड। गिव मी 1 सेकेंड, ये मैं एनोटेशन डिलीट कर दूँ। ओके, नाउ इट्स बेटर। ठीक है, ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है। तो ये वजह है कि आइल्स जो है वो, क्योंकि एक ये है भी काफ़ी टाइम से, 1970s एंड 80s से दे आर इन दिस फील्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड, इसी वजह से है। अब एक आपका जो एम्प्लॉयर है, जो या फिर जो आपके जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करेगा, जो आपको हायर करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार हाँ ये बंदा, वो आपकी सीवी से उसको आपकी बाकी स्किल्स तो पता चल जाएंगे कि हाँ यार इस बंदे को ये काम आता है, और बाकी वो आपके ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो आपसे वो देख सकता है कि इसको ये चीज़ आती है कि नहीं, और वो आपके डेमो प्रोजेक्ट्स और सीवी में जो आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए होंगे उससे पता चल जाता है। लेकिन अब आपका लैंग्वेज पे कितना अबूर है, आप अगर दूसरे कंट्री में आएंगे और क्या आप उस जगह पे सरवाइव कर पाएंगे, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप जो लैब में वर्किंग वगैरह होगी या जो भी है, तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आइल्स जो है वो इसी वजह से काफ़ी पॉपुलर है। वो क्योंकि वो सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं जज कर रहा, वो आपके इन सारे स्किल्स को भी टेस्ट करके देते हैं, तो इस वजह से ये एक पॉपुलर है अमॉन्ग ऑल द एकेडेमिया एंड द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ऑल राइट, तो ये कुछ सोर्सेज हैं, जे अगर आपने पता लगाना है मोर, आप मोर इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं आइल्स के हवाले से, आइल्स के सिलेबस से, डूज एंड डोंट्स एंड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप cambridge.org, आइल्स, IDP, ब्रिटिश काउंसलर और जो कैम्ब्रिज बुक्स हैं, आप इनको कंसल्ट करें और इन्हीं से आप जानने की कोशिश करें कि क्या आइल्स में क्या चीज़ें हैं, आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, इसको क्या फ़ायदे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आई विल स्ट्रांगली डिस्करेज कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, और क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ना ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको हम कहते हैं कि दे आर जस्ट मनी मेकर्स। उनको, वो आपको शॉर्टकट्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, और वो शॉर्टकट्स और वो ट्रिक्स नहीं वर्क करती हैं। वो क्यों नहीं वर्क करती? जो मैंने वीडियो का लिंक शुरू में ऐड किया है वो आप देखें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि जो आइल्स के जो ट्रेनर्स होते हैं, जो टेस्ट चेक करते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है टू कैच द चीटर्स। चीटर्स से मेरा मुराद ये नहीं है कि, क्योंकि आइल्स में लोग चीटिंग तो नहीं कर सकते, तो चीटिंग से मुराद ये होती है कि आप जो है वो स्पेसिफिक सेंटेंसेस और स्पेसिफिक आप ऐसेज याद करके चले जाएं, और स्पेसिफिक आंसर्स आप टेलर याद करके चले जाएं, तो वो उनको विद इन सेकेंड्स पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है ये चीज़ एक रट के आया हुआ है। तो वो फिर ये है कि वो आपके बैंड्स को इफेक्ट करती है। तो आई विल स्ट्रांगली डिस्करेज कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें, और सिर्फ जो ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं इन्हीं से आप सिलेबस को फॉलो करें और इन्हीं की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिन पे आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आइल्स टेस्ट सिमुलेशन है, आइल्स सॉल्व है, एंड आइल्स रेडी मेंबर डॉट ब्रिटिश काउंसिल डॉट ORG है। अच्छा, इसकी एक्सेस आपको तब मिलेगी जब आइल्स का जो आप जो है ना आइल्स की वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट, आइल्स का एग्जाम बुक करेंगे। अच्छा, हमारे पास आइल्स का एग्जाम में ये होता है कि आप बुक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप ना वो जब तक आप फी पे नहीं करेंगे तो वो आपका ना बुकिंग लाइक सेव नहीं होती। तो आप सिंपली वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, और बेशक अपना वो बुक ना करें। आई विल रिकमेंड कि आप बुक ना ही करें। सिंपल आप इस वेबसाइट पे जाएं, अपना एक अकाउंट बना दें जीमेल के थ्रू, और जोन से भी ईमेल उसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, और जितने भी फ्री आपको वो मिल रहे हैं रिसोर्सेज, उनको यूटिलाइज करें। अच्छा, ये तो वेबसाइट्स पहले आप ये सोच रहे होंगे कि पहले मैंने ये वेबसाइट्स बताई हैं कि आपने इन्हीं से पढ़ना है, और अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ। तो ये वेबसाइट्स जो है ना, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यहाँ से आपने सिलेबस और जितनी भी गाइडलाइंस है वो सिर्फ यहीं की फॉलो करनी है। बाकी मॉक टेस्ट आप इन वेबसाइट्स पे दें या कोई और वेबसाइट्स पे दें, वो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि आई गॉट गुरु में काफ़ी जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं वो इसी मोस्टली यही वेबसाइट्स रिकमेंड करते हैं और उन्होंने यही वेबसाइट्स यूज़ की हैं। तो हम भी यही रिकमेंड करेंगे। लेकिन ये है कि आप जो है वो, अगर आपको कोई और अच्छा रिसोर्स मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर आपको लगे कि यार ये बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट। इसके अलावा हमारे पास सर नुमान मुनीब, जिन्होंने लास्ट मंथ आइल्स का टेस्ट दिया था, 7.5 उनका ओवरऑल स्कोर है। इन्होंने बहुत अच्छा एक रोड मैप बनाया हुआ है। तो उनका रोड मैप अगर आप देखना चाहें तो गूगल ड्राइव का लिंक मैंने स्लाइड्स में शेयर किया हुआ है। स्लाइड्स जो है वो मैंने उसका लिंक ऐड किया हुआ है स्लैक चैनल में, तो वो आप गूगल ड्राइव से आप देख सकते हैं। सो अच्छा, आप आपने क्या करना है कि आपने हम सेशंस को ज्वाइन करना है। 1 PM का सेशन ज्वाइन करें। इसके अलावा 5 PM का एक सेशन चल रहा है, 7 AM है, 9 PM है और 10 PM है। इसके अलावा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइल्स के सेशन जो है वो थ्रू आउट द डे चलते रहते हैं। तो आपने उनको ज्वाइन करना है, उनसे आपने ओवरव्यू समझना है, आइल्स के एग्जाम को समझना है। और साथ साथ आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। रोजाना आपने एक लिसनिंग का और स्पीकिंग का टेस्ट तो आपने ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है वो प्रोफिशेंसी इम्प्रूव हो और आप इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आप जो है अपने रीडिंग मॉड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए आप ये करें कि आप रोज़ाना 10 to 100 पेजेस ऑफ इंग्लिश एवरी डे आपने रीड करनी है। कोई भी बुक ले लें, कोई आर्टिकल ले लें, तो आपने मेक श्योर करना है कि मिनिमम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेजेस आप रीड करें। क्योंकि ये है कि मोस्ट ऑफ हम में से बहुत लोगों को ये होता है कि हमने ना सिर्फ हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मोस्टली हमने ना जो कोर्स की बुक्स होती हैं वो ही पढ़ी होती हैं। उसके अलावा हमारा बुक रीडिंग करना शौक नहीं होता, विच इज़ फाइन। वो कोई ऐसी बुरी चीज़ भी नहीं है। हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है इतनी, तो आप ये है कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी रीडिंग की हैबिट बनाएं। ये चीज़ जो है आपको आइल्स के रीडिंग पार्ट में बहुत हेल्प करेगी। कस्टमाइज योर यूट्यूब टू इंग्लिश ओनली। अच्छा, ये चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आप इंग्लिश अपनी यूट्यूब की जो वेबसाइट है, सॉरी जो यूट्यूब का की फीड है, उसको आप सिर्फ इंग्लिश ओनली कैसे कर लें। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जितने भी नॉन इंग्लिश चैनल्स हैं उनको आप कुछ टाइम के लिए अनसब्सक्राइब कर दें। और जितने भी चैनल्स हैं जो इंग्लिश कंटेंट शेयर करते हैं, लाइक अगर टेक्निकल वीडियोस है वो इंग्लिश में है, और अगर आप कोई इंटरटेनिंग वीडियोस कंज्यूम करते हैं तो वो भी आप सिर्फ इंग्लिश में ही कंज्यूम करें। तो उससे यह है कि आपका ना एक ब्रेन में इंग्लिश को कंप्रीहेंड करने का जो मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आईकोड ग्रुप पे वैसे भी रिकमेंड किया जाता है कि आप सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रहें तो वो उतना बेहतर है। क्योंकि ये जो है ये आपका सिर्फ अटेंशन स्पैन है और डिफरेंट उसी को इफेक्ट करता है, आपको कोई प्रोडक्टिविटी तो प्रोवाइड करता नहीं। तो इसके अलावा एक चैनल है BBC लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं मुझे भी ये काफ़ी शुरू में इसने बहुत हेल्प प्रोवाइड की थी। इस इनका 6 मिनट इंग्लिश का एक सेगमेंट है और इसके अलावा भी काफ़ी सेगमेंट्स हैं। तो वो एक ब्रिटिश एक्सेंट में ब्रॉडकास्ट होती है, 6 मिनट की शॉर्ट वीडियो है। आप खाना खाते वक्त या ड्यूरिंग द ट्रांजिट और कहीं भी चलते फिरते आप वो सुन सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो उसमें से आपको न्यू वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो हैं वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो उससे भी आपका माइंड जो है वो उस चीज़ से यूज होगा। अच्छा जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे साथ एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, हमारे साथ ये इशू होता है कि हम जब इंग्लिश लर्निंग शुरू करते हैं बचपन से ही, तो हम जो ट्रांसलेट करके इंग्लिश लर्निंग सीखना शुरू करते हैं। पहले हम एक उर्दू का वर्ड सीखते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है हाँ इस वर्ड का ये मतलब है। लेकिन अगर हमने उर्दू सीखी थी तो हमने उर्दू ऐसे तो नहीं सीखी थी ना कि जी हमने हर उर्दू के वर्ड का मीनिंग पहले सीखा और फिर उर्दू सीखी। हमें ऑटोमेटिकली आगे पीछे हमने एज यूजुअल रूटीन लोगों को सुनते हुए बोलते हुए देखा और डिफरेंट चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस करके हमें उर्दू बोलना सीख लिया आगे। लेकिन इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हम इस तरीके से सीखते हैं कि पहले हम एक किसी वर्ड का मीनिंग पता लगाते हैं और फिर उसको हमें वो चीज़ आती है। तो इस वजह से हमारे जहन में ना एक इंग्लिश ट्रांसलेटर फिट हो जाता है कि जब हमने इंग्लिश समझनी है ये इंग्लिश बोलनी है तो पहले हम उर्दू में सोचेंगे और फिर हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके फिर जो है वो बोलेंगे।
सुरवैद, आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो सर, नजमी मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी, वो मैं डिस्कनेक्ट। ऑलराइट। अभी आपकी आवाज़ ना आज आ रही है, लेकिन अभी फिर आई थी। सर एक सेकंड मुझे ठीक है। बस। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है शो। ओके। ठीक है, मुझे बताइएगा, मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा अगर कोई ना इंटरनेट का इशू हो, मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आप कैसे जो है इंग्लिश को इंग्लिश में अंडरस्टैंड करना और इंग्लिश को इंग्लिश में बात करना आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप ना इंग्लिश में अपनी रूटीन को सोचा करें। अगर आपने कोई चीज़ सोचनी है तो ये शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप उसको इंग्लिश में सोचें। इसके अलावा जब आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी में बैठे आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो आसपास जो भी आपके चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप उनको ना इंग्लिश में नेम करने की कोशिश करें अपने माइंड में। ठीक है, जो जैसी आपको चीज नजर आ रही है, लाइक आप कोई दुकान नजर आई है तो आपको उस जहन में जो है आपके आप सब बोलते जाएं, अपने साथ सेल्फ टॉक करेंगे। अ शॉपकीपर मूविंग ऑन द रोड, बॉयज गोइंग टू स्कूल। जो जो चीज आपको आ रही है, वो नजर आ रही है, वो अपने जहन में ना आप उसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करें। और उसमें आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना। जौन सा भी वर्ड आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आपने एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढना कि नहीं यार ये जो है इसके लिए ये वर्ड नहीं यूज होता। जैसा भी आपका माइंड आपको जो इंग्लिश का वर्ड दे रहा है, आप वो फौरन फौरन उसको अपने जहन में देखते रहें। अच्छा, मुझे इसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो अच्छी से मिली तो मैं आप चैनल में शेयर कर दूंगा स्लैक के। बाकी आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ये काफ़ी फेमस टॉपिक है। ओके। इसके अलावा आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप ना स्पीक इंग्लिश विद समवन रेगुलरली। इफ नो वन इज अवेलेबल देन व्हाट। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि आप ना जब तैयारी कर रहे हैं आइल्स की, तो कि उसके बाद, क्योंकि ये क्या आता है कि आपका आइल्स का वो स्पीकिंग टेस्ट भी तो होना है और उसमें आपने बोलना भी है। तो उसके लिए है कि आप जितना जल्दी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, उतना अच्छा फायदा है आपको। तो आप इंग्लिश में लोगों के साथ बोला करें, लेकिन समटाइम्स अगर आपको कोई अवेलेबल नहीं है तो इसमें आप जो है वो खुद के साथ भी बात कर सकते हैं। और उसमें यह है कि आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें। कोई कोई टॉपिक ले लें, उस पर बोलें और अपनी रिकॉर्डिंग सुने कि आपने इसमें कौन सी टेंसेस मिस्टेक की है, कौन सा वोकेबलरी वर्ड आप अच्छा यूज कर सकते थे। और फिर अपने आप को चेक करें। पर बेटर ये है कि आप किसी के साथ डिस्कशन करें या किसी के साथ आप स्पीकिंग करें, प्रैक्टिस करें। और बाकी ये है कि अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप स्लैक में कुछ आस्क करें कि कोई अवेलेबल है, मेरा आई वांट अ स्पीकिंग पार्टनर। तो उसके साथ आप कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके तो स्पीकिंग प्रैक्टिस आप ज़रूर करें रेगुलरली। और ये चीज़ आप जितना आप ये है कि जो जो न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते जाएं, वो आप ना नोट डाउन करते जाएं और आपने उनको रिवाइज करना है। लाइक आपने एक दिन में जो इंग्लिश के वर्ड्स नोट डाउन किए, मिनिमम आप 5 कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर लें, या जितने ज़्यादा करना चाहें वो आपकी चॉइस है। लेकिन बेटर यही है कि 5 to 10 न्यू वर्ड्स जो हैं। और जब ये आप बीबीसी लर्निंग इंग्लिश का चैनल अगर आप देखेंगे या कोई पॉडकास्ट अपनी मर्जी की देख रहे हैं, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं इंग्लिश जहाँ से भी, तो जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं और उनके मीनिंग्स आप सिंपल इंग्लिश में लिख लें पास। और डेली रिवाइज करें, फिर 2-3 दिन के बाद उनको देखें और हफ्ते में एक बार जरूर उनको फिर रिवाइज करें। तो इससे ये है कि ये आपकी मेमोरी में ना जॉट डाउन हो जाएंगे। और सिर्फ आपने ये नहीं करना, आपने फिर जब हफ्ते बाद जब आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपने ट्राई करना है कि आप उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करें। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपकी जो वोकेबलरी है वो उसमें न्यू वर्ड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, ये तरीका इस तरीके से कि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो साइड लेफ्ट साइड पे सब्सक्रिप्शंस होती है, उन पे क्लिक करेंगे और तो चैनल्स आपके पास आ रहे होंगे। सॉरी, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, उसके बाद फिर आप मैनेज में जाएंगे। मैनेज के बाद आपको जो फिर चैनल्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी, उसमें आप सब्सक्राइब की जगह फिर उसको आप अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें और कुछ टाइम के लिए कर दें। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि जितना आप इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उतना जो है ना आपका माइंड उतना जल्दी जो है ना वो यूज टू हो जाएगा और उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो आपके लिए मेरे पास जो टू डू लिस्ट है वो ये है कि प्रिपेयर फॉर आइल्स एज मच एज यू कैन। 1 से 3 मंथ आपको जो मैंने बताया कि लग सकते हैं प्रिपरेशन में, डिपेंडिंग ये कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। और ये है कि आपको उससे उससे कम टाइम भी लग सकता है। एंड हाउ टू नो यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं दो, आप कहें यार मैं 1 महीने से तैयारी कर रहा हूँ और 2 महीने से कर रहा हूँ तैयारी, मुझे क्या मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ? तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप मॉक टेस्ट देंगे, और अगर आपका मॉक टेस्ट में जो एक कंटिन्यूसली 3 दिन तक या कंटिन्यूसली आपका स्कोर जो है वो आपके जो टारगेट बैंड है उसके अराउंड आ रहा है, तो आप देन यू कैन से कि हाँ मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। और आपको फिर ये कि उस टाइम तक खुद इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यार मैं जो है ना नाउ आई एम रेडी। तो उस टाइम आप टेस्ट बुक करें 20 दिन का गैप रख के, और उस टाइम में फिर आप जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रीमियम मटेरियल है उससे उस पर प्रैक्टिस करें। तो इसका बैंड जो है वो, इसमें ये होता है ना हमारे पास बैंड्स होते हैं डिफरेंट। बैंड 2.5 से शुरू होता है बैंड स्कोर, और हाईएस्ट बैंड जो होता है वो 9 बैंड्स कहलाता है। और रिकमेंडेड यही किया जाता है कि जो आपका बैंड हो ना वो 6.5 से लेके 9 के दरमियान जो भी आपका बैंड हो, ये रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की ना रिक्वायरमेंट होती है कि आपका स्पीकिंग, कुछ का तो ये होता है कि वो ओवरऑल का ही कह देते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कहती हैं कि आपका स्पीकिंग जो है वो 7 होना चाहिए और लिसनिंग जो है वो आपका 7। यानी कि मोस्टली यूनिवर्सिटी इसके अराउंड जो है ना वो प्रेफर करती हैं कि आपका स्कोर इसके अराउंड हो। तो आपने जहाँ टारगेट करना है तो आप 9 को भी टारगेट करें, और 9 को नहीं करते तो 8 को तो ऑलमोस्ट 8.5 और 8 को जरूर टारगेट करें। और जब आपके मॉक टेस्ट में 8.5 या 8 आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि दैट यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। अच्छा, वेन टू द बुक द टेस्ट, और जब आपको ये चीज़ श्योर हो जाए। सर ये क्वेश्चन है, यस मैम। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जो है वो कितने मॉक टेस्ट होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्रिपरेशन फुल डन हो गई है तो हमें कितने दिन पहले टेस्ट बुक करवा लेना चाहिए ताकि हम उन सारे के सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें? यस मैम, इसमें ना हमारे पास 20 होते हैं टेस्ट। तो आप हर दिन अगर एक टेस्ट ही करें तो फिर ये आपके पास 20 डेज होने चाहिए। आप 15 डेज, अब डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, वो फिर आप जिस तरीके से करना चाहें। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20 होते हैं मॉक टेस्ट जो आप दे सकते हैं। ओके, तो अच्छा, विच टू चूज ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि ब्रिटिश काउंसिल जो आईएलटीएस के टेस्ट हैं वो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों कंडक्ट करते हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल जो है वो वाइडली उनका एक नेटवर्क पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा है, और इनके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो आइल गुरु पे हम जो है ब्रिटिश काउंसिल को ही रिकमेंड करते हैं। और बाकी अगर आपके घर के करीब आईटीपी का सेंटर करीब आपके पड़ रहा है तो आपको अगर वो आप वहाँ जाने देना चाहे तो इसमें कोई वो आपको हम रोके कोई क्या है, वो नहीं है, मना नहीं है। लेकिन ये है कि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो क्योंकि प्रीमियम मटेरियल भी प्रोवाइड करता है और इस तरीके से, लेकिन ये है कि जितनी वो ब्लॉग्स वगैरह और जितनी गाइडलाइंस आईटीबी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी ना, वो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे आपको वैसे नहीं मिलेंगी। जब आप एग्जाम रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको मॉक टेस्ट और इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वैसे भी अगर आपको फ्री मटेरियल भी चाहिए तो आपको उसके लिए ना अकाउंट बनाना पड़ता है ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे। लेकिन आईटीपी का जितना भी कंटेंट है ना वो फ्रीली फ्रीली अवेलेबल है। तो ये एक अलग से डिबेट है कि ब्रिटिश काउंसिल हो या आईटीपी, किसको चूज करें। तो जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मैं इससे बुक कर लूँ, जो आपको करीब पड़ रहा है आपके घर से, तो आप उसको चूज करें और उसके साथ बुक कर लें। इससे ये अच्छा, इसमें ये लोग ये कहें कि यार आईडीपी जो है वो एग्जामिनर जो है वो लूज मार्किंग करते हैं और ज़्यादा नंबर दे देते हैं, ब्रिटिश काउंसिल वाले टफ मार्किंग करते हैं। तो ऐसा केस नहीं है। तो दोनों के ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं, दोनों की जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो सेम ही है। वो कोई इसमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किसी को नहीं दी जाती। अच्छा, आपने जो है वो डेली लिसनिंग करनी है, रीडिंग और स्पीकिंग करनी है। अच्छा, इसमें राइटिंग को मैं मिस कर दिया है।
राइटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि राइटिंग जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको ना एंड में, मतलब इन सबको कवर करने के बाद आप फिर राइटिंग की तरफ जाएं। और आप इस पहले भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई एक स्ट्रेटजी जो है वो नहीं है कि मैं कहूँ कि आप यही फॉलो करें। आप एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो करें तो वो भी बेस्ट है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलेंगी और हर बंदे की ना डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो अगर आपको जो चीज़ जो आपको बेहतर लग रहा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप राइटिंग की पहले प्रैक्टिस शुरू कर दें और लिसनिंग और रीडिंग भी साथ साथ करते रहें। तो वैसे ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लिसनिंग पहले करें कवर, फिर रीडिंग करें स्पीकिंग, और उसके बाद फिर आप जो है ना राइटिंग के पोर्शन के ऊपर जाएं। So with that, let's begin with the reading part if there are no questions. All right. अगर किसी के बेसिक क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो तो आइल्स का जो कौन सा टेस्ट है इसकी ज्यादा कोई tough है? फी वगैरह भी होती है? सॉरी, दोबारा कीजिएगा क्वेश्चन। मैंने कहा ये जो आइल्स का जो टेस्ट है इसकी कोई फी वगैरह भी होती है? जी जी, ये जो है अराउंड 70,000 तक का है। आपको पे करना होता है, उसके बाद ही आप ये जो है दे सकते हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन। जी जी। सर मुझे इसका पूछना था कि ये अब जो आइल्स का टेस्ट है ये मतलब जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट सिटीज में, तो बाकी तो ओवरऑल जो आपकी होता है, लेकिन स्पीकिंग में जो प्रेफरेबल, जैसे कुछ लोगों से सुना है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाके देते हैं जहाँ लाइक मुल्तान या किसी और जगह में जहाँ थोड़ा मतलब स्पीकिंग में इस तरह मतलब एब्सोल्यूट मार्किंग होती है या ये रेलिवेंट होती है इसमें स्पीकिंग में, सर लाइक उबैद, जहाँ आपके साथ बाकी जितने मैम भी देखिए, उस बैच आपने में आएंगे। आपने आपने ये जो बात की है ना कि मैंने सुना है, तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं, यकीन। एक्चुअली इस्लामाबाद से कोई मतलब मेरी उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था एजुकेशन, ये वो तो स्पेशली मुल्तान जाके अटेम्प्ट किया और नहीं वहां से मैम, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद ये में बहुत बैंड अच्छे नहीं आते, मिसकंसेप्शन तो है। ऐसे एरियाज में ये अच्छे आते, तो बहुत ये मिस। वाली चीज यानी वो प्रैक्टिकली दे के आई थी, तो फिर यस अगर मैम, ये शायद ये उन्होंने इस्लामाबाद में attempt- जी सर। यस मैम, ठीक है, आप कंटिन्यू कर लें, आप अपनी बात कंप्लीट करें। इस्लामाबाद में हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने किया और अटेम्प्ट किया और उनको मतलब हो कि नहीं यहाँ पे नहीं अच्छा आया, स्पेशली क्योंकि बाकी तो हमें मार्किंग का पता है, राइटिंग का ये इसका जो बाकी 3 मॉड्यूल अदर देन स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में मे बी लाइक मतलब मैंने अब ये है कि उनकी जो उससे फीडबैक ली थी तो ये मिली थी, तो अब बस अब आप तो एक्सपीरियंस मतलब टीचर एज अ टीचर आपसे पूछते हैं तो आप मतलब बता दें गाइड कर देंगे तो ये थोड़ा हो जाएगा कि यस मैम, क्या देखिए, है मार्किंग का आईपैड क्राइटेरिया। ग्रुप जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को इतना तैयार करवा के भेजता है किसी भी टेस्ट में कि वो जो है ना फिर उनको इस तरीके की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फिर ऐसी बात है कि अगर इंसान की तैयारी ना हो तो फिर वो फिर इसी तरीके से फिर वो परेशान होता है कि यार नहीं किसी ने ये कह दिया। और तो आप फुल तैयारी के साथ जाएं, और तो आप कहीं भी जाके टेस्ट देंगी तो इंशाल्लाह आपका जो है अच्छा बैंड स्कोर आएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है एक, वो बस इसका इसका इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह का एग्जामिनर एक जैसे हैं, मार्किंग क्राइटेरिया सेम है, और कोई इसमें किसी के साथ किसी को एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेवरेज नहीं दिया जाता। ऐसे ही और सर ये जो ऑनलाइन बेस्ड होता है, लाइक जैसे अभी आपने बताया था कि जूम पे मीटिंग होगी स्पीकिंग में, तो इसमें और फॉरेनर्स होंगे, तो उसमें भी मतलब लाइक आपको कैमरा वगैरह जैसे सेट करके आपको जस्ट आपको जो ड्यूरेशन है उसमें क्यू कार्ड्स वगैरह आपको गिवन होते हैं, और मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन में आपने जस्ट स्पीकिंग आप करते हैं, तो मतलब आप मोर प्रेफरेबल कौन सा होगा कि अगर आपको पता है कि एक स्टूडेंट को पता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने को प्रेफर करे या ऑन साइट को, स्पीकिंग स्पेशली स्पीकिंग के केस में हो सकता है पॉसिबिलिटी तो। यस इसमें मैम। ये है कि जी सर उबैद, आप अ, बोल दें फिर मैम, फिर। जो आपके जितने भी आइल्स का टेस्ट होता है ना वो सेंटर में जाके ही देते हैं आप। और जो आपका स्पीकिंग टेस्ट भी होगा वो भी सेंटर में ही होगा। और सेंटर में जो है आपकी जूम कॉल कनेक्ट की जाएगी। तो आपको घर से बैठ के टेस्ट नहीं देना पड़ेगा स्पीकिंग का, आपको सेंटर ही जाना पड़ेगा स्पीकिंग टेस्ट के लिए भी।
जी सर ठीक है, समझ आ गई। मतलब सेंटर में ही आपको, ऑनलाइन भी होगा तो अपने अटेम्प्ट सेंटर में ही करना है, ठीक है सर। जी जी। यस मैम एग्जैक्टली। और सर मोस्टली स्टूडेंट कौन सा टेस्ट देते हैं ज्यादा, कंप्यूटर बेस्ड या फिर पेपर बेस्ड, और इसका भी होता है बैंड्स पे कोई इफेक्ट आता है? लाइक अगर हम पास में देखें तो कौन से स्टूडेंट्स के ज्यादा अच्छे बैंड्स आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड वालों के या पेपर बेस्ड वालों के? और अगर किसी ने चूज करना है तो उसको कौन सा चूज करना चाहिए? ओके मैम, इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड। तो दोनों से कोई इसमें इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ऐसा कहा जाए कि जो टेस्ट कंप्यूटर पेपर बेस्ड देते हैं उनके मार्क्स, उनका बैंड अच्छा आता है, और जो कंप्यूटर बेस्ड देते हैं उनका ज़्यादा आता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम डिफरेंस है। वो बस डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री में है वहाँ पे अवेलेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है, और आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है। तो जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, उसकी फीस जो है वो अराउंड 70+ है। जो कंप्यूटर बेस्ड होता है वो ऑलमोस्ट 62 और 70 के दरमियान उसकी ना प्राइस रेंज होती है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज़रूर कंप्यूटर बेस्ड के लिए जाएं, और अगर आप जो है कंप्यूटर से रीडिंग आप कर सकती हैं, कंप्यूटर से आपको तो डिफिकल्ट नहीं लगता, तो आप कंप्यूटर बेस्ड के लिए जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं राइटिंग स्पीकिंग जो है वो, जो आप टेस्ट जो है वो पेपर में ज़्यादा अच्छे दे पाएंगी, तो वो आप उसके लिए ऑप्ट कर लें। ये आप इस सवाल का जवाब तो है वो अब हर किसी ने खुद देना है कि आपने अपनी इंट्यूशन से डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है। और ये है कि अगर आप जब आइल्स की तैयारी करें तो आप ये है कि अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस भी अगर आप ऑनलाइन करें, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, मंकी टाइप है और की बार है, टाइपिंग ट्यूटर है, डिफरेंट है। वहाँ से आप टच टाइपिंग सीख सकती हैं। आप इजीली विद इन अ मंथ आप अपनी टाइपिंग स्पीड 24 वर्ड्स पर मिनट से 50 वर्ड पर मिनट आराम से कर सकती हैं, अगर आप रेगुलरली 30 मिनट्स भी प्रैक्टिस करें तो। अगर हमारी ऑलराइट। 60 या 50 वर्ड मिनट है तो फिर हमें कंप्यूटर बेस्ड ले लेना चाहिए? यस मैम, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। और बाकी ये है कि आप अपना मॉक टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एक दफ़ा दे के देखें। और अभी हम देखेंगे ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मॉक टेस्ट देंगे, तो उससे आप देखें आपको क्या चीज़ आपको कंप्यूटर से मतलब स्क्रीन से उलझन तो नहीं हो रही। तो कुछ लोगों को होता है वो कंप्यूटर से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उनको ज़्यादा देर कंप्यूटर के सामने बैठना लाइक इतना ही उनसे होता। तो वो फिर ऐसे लोगों के लिए ये है कि वो फिर पेपर बेस की तरफ चले जाएं, वो उस तरीके से कर लें। लेकिन ये कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली, मुझे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक मुझे तो कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा सिंपल लगता है। क्योंकि ये है कि अगर आप पेपर बेस्ड में जाते हैं तो पहले आप लिसनिंग के जो आप क्वेश्चन जो आप लिखेंगे फिर आप उनको पेपर पे मूव करेंगे। अच्छा, इसमें ये है ना कि जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें ये थोड़ा डिफरेंस है कि जब आप लिसनिंग आपका पार्ट कंप्लीट होता है ना उसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाते हैं कि आप जो आपने जितना भी जो आंसर्स है ना वो आप पेपर पे मूव कर लें। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में वो नहीं मिलते हैं। तो इसमें फिर ये है कि थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको चीज़ें करनी पड़ती है। कंप्यूटर में सिंपल ये है कि आप कंप्यूटर पे टाइप कर दें, कंप्यूटर पे टिक क्रॉस कर दें। और लेकिन ये है कि टाइपिंग वो उसमें ये है कि जब पेपर बेस्ड में आप जो है गलती अगर आपसे हो गई, आपने काट के दोबारा लिखना पड़ा, तो वो फिर ये कि थोड़ा सा वो चीज़ वो फैक्टर भी आ जाता है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर में एक ये है और कि हम चीज। काट के दोबारा भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज यस मैं सर। और ऐड करना चाहूंगा। जो पेपर बेस है ना उसमें आप एक सिंगल मॉड्यूल को आप दोबारा नहीं रीटेक कर सकते। लेकिन कंप्यूटर बेस में आप ये रीटेक कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक मॉड्यूल आपका यानी कि उसके अंदर आपके बैंड्स कम है तो आप वो स्पेसिफिक मॉड्यूल दोबारा रीटेक कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन पेपर बेस के अंदर नहीं है। और एक और चीज ये है कि अभी जो है ना आइट्स का ब्रिटिश काउंसिल के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। जो अभी आइट्स एकेडमिक जो बुक हो रहा है वो 52K के अंदर बुक हो रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है तो आई थिंक ये 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा। इससे आगे भी जा सकता है या नहीं जा सकता है ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन ये अभी आप अगर वेबसाइट पे चेक करेंगे ब्रिटिश काउंसिल के तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी जो है ना मिल जाएगा। आप जब की डेट लेना चाहेंगे तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन
जे 31 अगस्त तक रहता है। ये जो चीजें मैंने ऐड करनी थी तो ओके, किसी का लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, हमारा टाइम मीटिंग का एंड हो चुका है। सर मेरा एक तो क्वेश्चन था कि मतलब आइट्स के लिए हमारी जो इंग्लिश पे जो इंग्लिश ग्रामर पे जो ग्रिप है वो स्ट्रांग होना चाहिए या फिर बेसिक ग्रामर के साथ भी इसको कर सकते हैं? संजय आप आंसर करना चाहेंगे? हाँ जी जी, आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि आपके जैसे आपने कहा ग्रामर के ऊपर ग्रिप, तो ग्रामर के ऊपर ग्रिप किसी की भी नहीं है। ग्रामर इज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स। बट जो है ना, आपकी बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, ताकि आप जो है क्योंकि आप देखें राइटिंग में जो है वो ग्रामर का जो है वो यूज़ होगा, देन लिसनिंग में एंड रीडिंग में तो आपके जो है ना सेंसेस का यूज होना है। तो जो राइटिंग में है वहाँ पे आप कुछ जो है वोकेबलरी एंड ग्रामर जो है आपको बताई जाएगी, रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे जो कि आप फॉलो करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी गुड इनफ टू राइट गुड। इज दैट क्लियर सर? यस सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि अभी जैसे पहले आपने बताया कि जितने भी आइट्स के टेस्ट है ये ऑन साइट आप जाके देते हो, तो ये कंप्यूटर बेस और फिर ये रिटर्न बेस, मतलब इनमें फिर कंप्यूटर बेस क्यों होता है? मतलब वहाँ अगर सेंटर पे ही जाते हैं तो वहाँ तो फिर रिटर्न में ही होगा ना? जी जी नहीं, ऐसा है कि ये दो टू टाइप्स हैं। देते हम जाके सेंटर में ही हैं, बट एक होता है पेपर के ऊपर, मींस आप रिटर्न जो है आपके पेपर्स और बुकलेट्स वगैरह वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ही कंप्यूटर बेस्ड होता है, मींस के आप कंप्यूटर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। मतलब लैब होगी या उस तरह का सेटअप होगा जो कि वहाँ पे कंप्यूटर्स आपको अवेलेबल होंगे और आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह होता है, और देते हैं आप जाके सेंटर में ही हैं। तो इज दैट ओके क्लियर? सर। यस सर, थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हमारा आज के सेशन थैंक यू सो मच, थैंक यू पूरा सो होता है। मच सर। मैं